हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस 9th क्लास के 14 चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक जो कि हमें प्रकृति ने दी है और संपदा हमारी जिसे हम कहते हैं पूंजी, यानी कि प्रकृति के द्वारा दी गई पूंजी को प्राकृतिक संपदा कहते हैं। आइए आज हम टॉपिक शुरू करते हैं जैवमंडल के साथ। जैवमंडल है क्या? जैवमंडल को हम बायोस्फीयर कहते हैं और जैवमंडल दो घटकों से मिलकर बना है, एक है सजीव और एक है निर्जीव। हम 3rd 4th क्लास से ये पढ़ना शुरू कर देते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें क्या होती हैं और सजीव या निर्जीव चीज़ें क्या होती हैं। सजीव जिनका तात्पर्य हमारे जैविक घटक से होता है और निर्जीव जिनका तात्पर्य हमारा अजैविक घटकों से होता है। लेकिन ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि इन सजीव और निर्जीव घटकों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। पौधे और जंतु ये हमारे आते हैं जैविक घटक में, और वायु, जल तथा मृदा ये हमारे आते हैं अजैविक घटक में। अब हम अगर इनको अपने आसपास देखते हैं तो हम बहुत इजीली ये समझ पाते हैं कि पौधे और जंतु ये क्या करते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु अपने भोजन के लिए पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं, यानी कि ये भोजन खाते हैं, भोजन बनाते भी हैं और दूसरों से भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये वृद्धि करते हैं जो इनको सजीव होने का एक सबसे बड़ा परिणाम देते हैं। दूसरी बात, ये संतान पैदा करते हैं, चाहे वो फूल के रूप में हो चाहे वो मनुष्य के रूप में हो। अब आपकी बात आती है अजैविक घटक, वायु, जल तथा मृदा। वायु, जल तथा मृदा ये निर्जीव हैं। इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये चल फिर सकते हैं या फिर ये हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जरूर पहुंचती हैं, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर सकते। वो वृद्धि नहीं करती है और ना ही वो अपने जैसे संतान पैदा करती है। सेम प्रकार से जल और मृदा है। अब हम बात करते हैं कि जीवन क्या है, हम क्यों यहाँ पर इसको प्राकृतिक संपदा के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इस सबसे पहले बात आती है हमारी जैवमंडल। जैवमंडल हमारी 3 चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन जैवमंडल को मैं आगे आपको डिस्कस करने से पहले बताना चाहूँगी, ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर जो एक वातावरण बना हुआ है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। उसी प्रकार से एक वायुमंडल हो गया कि पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है, जो एक क्या है, कवर जो ढका हुआ है वायु के द्वारा, उसको हम वायुमंडल कह देते हैं। दूसरे को हम जलमंडल कह देते हैं, यानी कि जो उसके अंदर जल है, पानी के रूप है वो। और तीसरा क्या है, स्थलमंडल, हमारी जमीन जिसके ऊपर हम रहते हैं। और ये तीनों किसका निर्माण करते हैं, जीवन का, जिसकी वजह से आज हम आपके सामने हैं। अगर मैं इस वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल को एक चित्र के आकार में आपको दर्शाना चाहूँ तो ये इस प्रकार से होगा। जलमंडल जो कि हमारी पृथ्वी के ऊपर 75% रूप में अवेलेबल है, और स्थलमंडल ये वाला जो ग्रीन कलर से मैंने डिनोट किया है और ब्लैक कलर से मैंने वायुमंडल को दिखाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जलमंडल का ये वाला भाग, स्थलमंडल का ये वाला भाग और वायुमंडल का ये वाला भाग, यानी कि ये जो रेड कलर की जो बीच में जो तीनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनी वो है हमारा जीवन, यानी कि जैवमंडल। चलिए अब हम जैवमंडल में से सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल की। वायु, जब भी हम वायु की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले आता है वायु है क्या। अगर मैं छोटे से बच्चे से भी पूछती हूँ कि वायु क्या है तो वो क्या कहेगा, हवा। किसी और से थोड़े से बड़े से बच्चे से पूछती हूँ जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है साइंस का, वो कहेगा श्वास, यानी कि जो हम सांस लेते हैं। लेकिन जब आप 9th क्लास के टॉपिक की बात करते हो तो 9th क्लास के टॉपिक के अंदर आपको बताना होगा कि वायु के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन गैस, नंबर 2 ऑक्सीजन गैस, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। अगर मैं इनकी मात्रा बताना चाहूँ, कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत हमारे वातावरण में है, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, तो आपको हमेशा याद करना है कि जो नाइट्रोजन है ये 78% यानी कि 78% आपके वातावरण में पाया जाता है। ऑक्सीजन 21% और 1% अन्य गैसें हैं। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, अन्य गैसें जो हल्की गैसें भी हैं, भारी गैसें भी हैं, वो सभी इस 1% गैसों में आता है। अब बात आती है वायुमंडल इतना जरूरी कैसे हो गया।
आपने शुक्र और मंगल ग्रह का नाम सुना होगा। शुक्र और मंगल ग्रह पर 90 से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर कोई जीवन नहीं पाया जाता। साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं कि मंगल के ऊपर, शुक्र के ऊपर किस प्रकार से जीवन संभव हो सके और क्या क्या उसके कारण होंगे। अब बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कैसे करेंगे। अरे वाह, 1% गैस होकर भी, 1% से इनफैक्ट कम होकर भी इसका स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ में यूज़ कर लेना। ठीक है, जैसे कि अगर 75% जल हम कह रहे हैं, तो 75% में से कितने प्रतिशत जल जीवों के द्वारा अन्य रूपों में यूज़ कर लिया जाता है। तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, पौधों के द्वारा। सबको पता है पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में। और सेकंड है समुद्री जीव। समुद्री जीव पौधे जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो घुले हुए कार्बोनेट, और इससे उनकी जो कवच, जिसको हम कहते हैं सेल, इसका निर्माण होता है। आपने सीप देखी होगी, आपने मूंगा देखा होगा, ये क्या करते हैं, ये किससे बनते हैं, कार्बोनेट से। चलिए अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल का कार्य क्या है। वायुमंडल, नो डाउट हमने देख लिया है कि वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है। तो इसका कार्य क्या है, तापमान का नियंत्रण करना। आपको पता है पृथ्वी, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है और जो चांद है, वो सूरज से लगभग समान किलोमीटर्स की दूरी पर हम कहेंगे कि वो स्थापित हैं। लेकिन फिर भी पृथ्वी पर हम रह सकते हैं, लेकिन चंद्रमा पर जीवन यापन इतना आसान नहीं है। उसका कारण क्या है, वायुमंडल। चंद्रमा के ऊपर जो तापमान की जो रेंज पाई जाती है, वो -190 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस। ये -190 डिग्री का मतलब है कि 0 डिग्री पर कोई चीज़ जम जाती है और 100 डिग्री पर वो क्या हो जाती है, उबलकर वाष्प बन जाती है। तो ये क्या हुआ, यानी कि 110 डिग्री, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अब बात आती है कि वायु की गति। वायु की गति को ही हम कहते हैं पवने, यानी कि जब वायु एक गति के साथ बहती है तो उसको हम कहते हैं पवन। और दिन और रात में क्या अंतर होता है, दिन में जो पवन होती है वो समुद्र से स्थल की ओर चलती है, समुद्र से स्थल की ओर होती है। तो समुद्र के ऊपर जो सतह होगी वो पानी की होगी, और पानी क्या होता है, देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो ये किसकी तरफ चलेंगे, निम्न से उच्च की ओर, और इधर ये स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी। अब बात आती है कि पवनों का निर्माण किस प्रकार से होता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा पवनों का निर्माण करती है। और अब हमने क्या पढ़ लिया, वायु की गति। अब हम बात करते हैं वर्षा की। बताइए वर्षा क्या है, वर्षा क्या है, वर्षा है कि जब पानी वाष्प के रूप में चला जाता है, उस प्रक्रिया को कहेंगे हम वाष्पीकरण। और जब ये वाष्पीकरण, ये जो बूंदें थी ये वाष्प बनकर इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये किसका रूप ले लेंगी, बूंदों का। और उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संघनन, यानी कि इकट्ठे हो जाती हैं। देखिए कोई भी चीज़ है जब वो गैस के रूप में है तो वो बिखरी हुई होती है, लेकिन जब हम गैस को कंप्रेशन, संपीड़न के द्वारा उसको हम इकट्ठा कर देते हैं, संघनन कर देते हैं, उस समय पर वो इकट्ठे होकर किसका निर्माण कर देती है, वर्षा की बूंदों का। अब हिमवृष्टि और ओले, ये भी 2 रूप हैं किसके, वर्षा के। लेकिन हिमवृष्टि और ओले कब बनते हैं, जब तापमान बहुत अधिक गिर जाता है, तब जाकर हिमवृष्टि और ओलों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल के साथ साथ हमने पवने और वर्षा भी पढ़ लिया, लेकिन वायु प्रदूषण क्या है। प्रदूषित का मतलब होता है किसी भी प्रकार वातावरण में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन जो कि मनुष्यों के लिए या जीव जंतुओं के लिए या किसी भी चीज़ के लिए सही ना हो, यानी कि जो मापदंड है उन पर खरे ना उतरे, उस चीज़ को हम प्रदूषण कहते हैं। तो वायु मतलब वायु का प्रदूषित हो जाना, वायु का हानिकारक हो जाना जीवों के लिए। तो उसके अंदर किस चीज़ की वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, सल्फर की ऑक्साइड्स की,
नाइट्रोजन की, फ्लोराइड की, शीशा यानी कि लेड और धूल कणों की जब वृद्धि हो जाती है, इनका नंबर जब बढ़ जाता है, तब हम कहते हैं कि वायु प्रदूषित हो गई है। और आप सबको पता है इसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे। रिजल्ट्स होते हैं मनुष्य और पौधों के अंदर। मनुष्य के अंदर श्वसन, सांस लेने या गुर्दे संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, और उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है, आंखों संबंधी मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो जाती है, और कैंसर हो जाता है। और पौधों के अंदर वृद्धि, उनकी वृद्धि कम हो जाती है। आपको पता है अगर वाष्पीकरण सही नहीं होगा, जल वाष्प, अगर वाष्पोत्सर्जन सही नहीं होगा, पौधों के अंदर गैसों का आदान प्रदान सही नहीं होगा, तो पौधों की वृद्धि कैसे होगी? तो वृद्धि कम होगी। और दूसरा, क्लोरोफिल में गिरावट, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी था, और उसमें गिरावट आ गई, तो यानी कि पौधा वृद्धि नहीं करेगा। और तीसरा है कि जो पत्ते हैं, पत्तों के अंदर क्या होता है? पत्तों के अंदर अलग अलग प्रकार के दाग आ जाते हैं, यानी कि पूरा पत्ता हमें हरा ना दिखाई देकर अलग अलग प्रकार के रंगों में दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है अम्लीय वर्षा। नाम ही बता रहा है अम्लता, जिसके अंदर अम्लीय चीजें बढ़ जाएंगी। अम्लीय चीजें मतलब कौन कौन से? आपको पता है जब हम जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं, जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, अब आप पूछेंगे कि जीवाश्म ईंधन क्या है, तो जीवों के मरने के बाद जो बहुत लाखों करोड़ों सालों तक जमीन के अंदर वाली परतों पर दबा रहता है, तो कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, इन सब चीज़ों का निर्माण होता है, उसी को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कि जीवों के अंश से जो बनता है वो हमारा क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। और इसके अंदर क्या बनते हैं? सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये दोनों निकलेंगे जब कोयला जलेगा, और उसके जलने से ही ये वायुमंडल के अंदर मिल जाएंगे। और वायुमंडल के अंदर जब कभी भी क्या होगी? बारिश, यानी कि वाष्प बन के जल उड़ा, और उड़ने के बाद सल्फर और नाइट्रोजन के मिक्स हो गए, और वायुमंडल के अंदर से क्या बन गए? बारिश हुई, और उस बारिश के अंदर क्या थी? अम्लता, और जिसे हम कहेंगे ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये नाइट्रिक अम्ल है, जो कि बारिश क्या है? हानिकारक है। अब हम बात करते हैं अपने ग्रीन हाउस प्रभाव की। ग्रीन मतलब हरा, हाउस मतलब घर, यानी कि हरा घर, और हमारी पृथ्वी को हम कहते हैं नीला ग्रह। तो ग्रीन हाउस में क्या होगा? वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये अवरक्त किरणों को, ऐसी किरणों को जिनको जरूरत नहीं थी हमारी पृथ्वी को, और वो लौट जानी थी कहाँ पर? अब इस पृथ्वी ने अगर अविरक्त करने बाहर निकालनी है, अनयूजफुल चीज़ों को वापस लौटाना है, लेकिन ये बाहर निकल नहीं पाई। मान लो यहाँ पर एक बैरियर बन गया, तो ये बाहर नहीं निकल पाई। उस स्थिति में क्या होता है? वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। और वायुमंडल का तापमान बढ़ने से और क्या क्या चीज़ें होंगी? नंबर 1, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाएगा। नंबर 2, वैश्विक उष्मीकरण, पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी। ग्लेशियर का पिघलना, जो हमारे जो पोलर रीजन्स हैं, जहाँ पर हमेशा बर्फ ढकी रहती है, तापमान बढ़ने के कारण वहाँ पर भी वो बर्फ पिघल जाएगी, और जो तटीय क्षेत्र हैं उनके अंदर पानी की मात्रा बढ़ने से बाढ़ आ जाएगी। अब बात आती है कि ओजोन क्या है? ओजोन जब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वो बनाती है ऑक्सीजन, लेकिन यही ऑक्सीजन जब एक फ्री रेडिकल के साथ, एक फ्री ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है, तो ये निर्माण करती है ओजोन गैस का। और ये कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में 16 किलोमीटर से 60 किलोमीटर, यानी कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे 16 किलोमीटर, यानी कि मान लो यह 16 किलोमीटर है और ये 60 किलोमीटर है, तो ये इसके बीच में पाई जाएगी। और इससे क्या होता है? ये अल्ट्रावायलेट रेज को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है ताकि हम बचे रहें। लेकिन अगर ओजोन परत के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये वहीं तक नहीं रुकेंगी, ये कहाँ आ जाएंगी? आगे तक आ जाएंगी। और इससे क्या होगा? त्वचा कैंसर और जो आनुवांशिक रोग हैं उनसे हमें बचा लेती थी। कौन? ओजोन परत। ओजोन परत के ह्रास यानी कि क्या क्या कारण होते जा रहे हैं? सबसे पहला जो कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका रेफ्रिजरेटर, यानी कि आपका फ्रीज, आपका एसी, आपकी गाड़ी का एसी, या जो भी चीज़ें जिनके अंदर कूलिंग एजेंट का काम किया जाता है, कूलिंग एजेंट जो डाला जाता है, वो क्या होता है?
वो यही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ही यह सुपरसोनिक विमान जो बिल्कुल बहुत स्पीड से जाते हैं, उन विमानों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसके इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और इंजन के अंदर आग ना लगे उसको ठंडा करने के लिए हम यहाँ पर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिलाते हैं। इसके अलावा नाभिकीय विस्फोट, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं, जिनको हम अपने उपयोग के लिए साइंटिस्ट वगैरह करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, वहाँ पर भी ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाले कणों का निर्माण होता है। लास्ट टॉपिक है हमारा स्मोक, जो कि है किस चीज़ से मिलकर बनता है, धुआं, यानी कि जो ईंधन के जलने से कह लो, गाड़ियों के चलने से कह लो, जब वो धुंध के साथ, कोहरे के साथ मिक्स हो जाता है तो वो स्मोक का निर्माण करता है। हमारा प्राकृतिक संपदा का ये फर्स्ट पार्ट था, और ये टॉपिक आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम सेकेंड पार्ट जल्दी से लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं, प्लीज़ आप कमेंट करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू।